नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक और क्राइम की एक घटना, क्राइम का एक किस्सा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। घटना ये 2016 की है, लेकिन बाद में मैं इसका क्यों जिक्र कर रहा हूँ या इसका क्या रिलेवेंस है, मैं इसमें आपको ज़रूर बताऊँगा। बात 29 जनवरी 2016 की है। हेमराज सन ऑफ गजराम, रेजिडेंट ऑफ आनंदपुर, थाना नवाबगंज, बरेली, ये थाने पर आए और इन्होंने थाने पर सूचना दी कि मेरी 12 वर्षीय पुत्री हेमा, जिसका नाम, ये नाम मैंने बदल दिया है, वास्तविक नाम कुछ और है, हेमा की लाश खेत में पड़ी हुई है। सूचना गंभीर थी। उम्र 12 साल, लड़की थी, नाबालिग लड़की थी, और घटना की गंभीरता तुरंत इंस्पेक्टर के समझ में आ गई। उसने थाने के वायरलेस सेट से सभी को सूचित किया, सबको बताया कि इस तरह की घटना हुई है और मैं मौके पर जा रहा हूँ। वो वहाँ से सभी को सूचना देके मौके पर पहुँच गया अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ, और दूसरी चीज़ जो उसके साथ थी, महिला पुलिसकर्मी भी उसके साथ थी, क्योंकि मामला एक बच्ची का था, एक लड़की का था। वहाँ पहले से ही गांव के लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चियां, लड़कियां ये वहाँ पर मौजूद थीं। इंस्पेक्टर नवाबगंज और उनके साथ गई महिला कर्मियों ने जैसे ही हेमा का शव देखा, उनके मुंह से चीत्कार निकल गई। नन्ही सी बच्ची के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। खेत में आसपास संघर्ष के तमाम सबूत थे। शरीर पर जगह जगह दांतों के निशान और दांतों से आई गंभीर चोटें थीं। बड़ी मात्रा में शरीर के अलग अलग हिस्सों से रक्तस्राव हो रहा था। जब तक गाड़ी से सफ़ेद चादर लाकर शव को ढकने की कार्रवाई न की जाती, सभी लोग उसको देख रहे थे। इंस्पेक्टर के तमाम मना करने के बावजूद भी लोग शव के निकट आ रहे थे। थोड़ी देर इसलिए लग रही थी कि हेडक्वार्टर से, यानी बरेली से, फॉरेंसिक साइंस की, फॉरेंसिक लैब की मोबाइल वैन को बुलाया गया था पूरी टीम के साथ। हालांकि 7-8 किलोमीटर की ही दूरी है शहर से नवाबगंज थाने की, लेकिन थोड़ा समय लगा, और जब तक वो लोग आ नहीं जाते, पूरी फ़ोटोग्राफ और वीडियोग्राफ उसकी ले नहीं लेते, उसमें जो फिज़िकल एविडेंसेस वहाँ पर मौजूद मिलें उसको ले नहीं लेते, शव को तुरंत कवर करना उचित नहीं होता। क्योंकि अगर शव कवर कर दिया जाए और कवर करने की वजह से किसी साक्ष्य का नुकसान हो, वो प्रोसिक्यूशन में और जब मुकदमा चलता है उसमें बहुत नुकसान करता है। फॉरेंसिक टीम के पहुंचते ही चारों तरफ वही येलो टेप लगा दिया गया था। लोगों से अनुरोध किया जा रहा था कि यहाँ से दूर रहें, बट औरतों की, महिलाओं की और आदमियों की भारी भीड़ वहाँ इकट्ठा हो रही थी। जल्दी जल्दी फॉरेंसिक की टीम ने फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की, शरीर पर जो चोट के निशान थे उसकी फ़ोटोग्राफी की, क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। शरीर के अलग अलग जो हिस्सों में दांतों के निशान के अलावा बच्ची के गुप्तांग को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया था। उसमें भी दांतों के निशान और उसमें गंभीर चोटें थीं, जिससे बहुत अधिक रक्तस्राव हो रहा था। जिसने भी उस बच्ची के शव को देखा वो रोने ही लगा। थाने की जो महिला पुलिसकर्मी गई थी वो भी सब सुबक कर, सिसक कर रो रही थी। दरअसल चोटों के डिस्क्रिप्शन को पंचायतनामा में लिखा जाना आवश्यक होता है। पंचायतनामा सब इंस्पेक्टर लेवल के स्तर के अधिकारी द्वारा भरा जाना होता है। तो सब इंस्पेक्टर स्वयं भी देखकर और महिला कांस्टेबल की मदद से उन चोटों के डिस्क्रिप्शन को पंचायतनामा में लिखती है। जो महिला कांस्टेबल्स वहाँ चोटों के डिस्क्रिप्शन को बताने के लिए लगाई गई थी,
वो थोड़ी देर के लिए शव की तरफ देखती थी, फिर दूसरी तरफ मुंह कर लेती थी। वो कष्ट उनके चेहरे से दिखाई देता था। सारे एविडेंस कलेक्ट किए गए, सारी फोटोग्राफी की गई, वीडियोग्राफी की गई और फिर बॉडी को सील करके पोस्टमार्टम के लिए चीड़घर यानी पोस्टमार्टम हाउस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बरेली को भेज दिया गया। गांव में भारी उत्तेजना थी। तमाम थानों से पुलिस फोर्स लगाई गई कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या न उत्पन्न हो। बच्ची की उम्र, बच्ची बहुत मासूम थी, जैसा गांव के लोगों ने बताया, बराबर चंचल थी। तो इसलिए सभी लोग बच्चियों के साथ, जब छोटे बच्चे के साथ इस तरह की घटना दुर्घटना होती है तो अपने आप को उससे एसोसिएट कर लेते हैं। ये बात मैं बहुत बार आप लोगों को इसी किस्सा गोई के माध्यम से बता चुका हूँ। काफ़ी भीड़ वहाँ से पोस्टमार्टम हाउस, मैंने बताया कि नवाबगंज बहुत दूर नहीं है जिला हेडक्वार्टर से। काफ़ी लोग वहाँ से पोस्टमार्टम हाउस यानी चीड़घर पर भी आ गए। करीब 100-150 लोगों की भीड़ होने के बाद भी वहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस था और सही अर्थों में जो मौत के मातम का सन्नाटा पसरा होने की बात की जाती है, वो चीड़घर के सामने लगी हुई भीड़ को देखकर आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबके मन में यही जिज्ञासा थी कि आखिर ये किया किसने। लोग ये भी बात कर रहे थे कि बच्ची की हालत देख के तो शैतान की भी रूह कांप जाएगी। वो कौन आदमी है, वो कौन लोग हैं जिन्होंने इतना वहशियाना रवैया इस बच्ची के साथ अपनाया। भीतर डॉक्टर्स के पैनल से पोस्टमार्टम हो रहा था, जिनमें एक महिला डॉक्टर का होना आवश्यक है, और पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वीडियोग्राफी कराई जा रही थी, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस तरह की घटनाओं में कराया जाता है। थोड़ी देर बाद बाहर आकर पोस्टमार्टम हाउस के कर्मचारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम हो गया है, परिजन पहुंच जाएं और इस शव को रिसीव करें और ले जाएं। थोड़ी देर में थाने से आए पुलिस बल ने वो डेड बॉडी रिसीव की पोस्टमार्टम हाउस के कर्मचारियों से और फिर उसको उनके परिजनों को हैंडओवर कर दिया। परिजन बच्ची के शव को लेकर अपने गांव चले गए और जो नाबालिग बच्चों की, चूँकि बच्ची नाबालिग थी, 18 साल से कम उम्र की थी, नाबालिग बच्चों के अंतिम संस्कार की जो क्रिया कर्म होते हैं, परिवार वालों ने वो सब करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया। घटना बहुत सनसनीखेज थी और जिले के तमाम मीडिया के लोग गांव में ही मौजूद थे। वो अपने अपने तरीके से इस घटना की विवेचना कर रहे थे। चैनल्स के लोग भी थे और अखबारों के लोग भी थे। सभी को अपने अपने तरह से अलग अलग ढंग से सुबह पाठकों को या दर्शकों को रिझाने के लिए एक ही केस के अलग अलग पहलू दिखाए जाने की होड़ लगी होती है और इसी कारण से सब अलग अलग तरह से उस पूरे केस की विवेचना कर रहे थे। पुलिस पर भारी दबाव था कि अपराधियों को पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अंतिम संस्कार होने के बाद सीओ नवाबगंज, एसपी ग्रामीण, इंस्पेक्टर नवाबगंज, इन सभी को गांव में ही कैंप करने के आदेश तत्कालीन एसएसपी बरेली ने दे दिए। इंस्पेक्टर और थाने की पूरी पुलिस फोर्स सादे वस्त्रों में गांव में जाकर अपने अपने स्रोतों से, अपने अपने कॉन्टैक्ट से, अपने अपने मुखबिरों से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये हुआ कैसे, ये कौन लोग हैं, कब ये घर से निकली, कब ये खेलती हुई पाई गई, कब ये अंतिम बार किसके साथ देखी गई और किस तरफ जा रही थी। कहीं से शुरुआत करनी थी और ऐसे तो कोई बताने वाला नहीं था कि किसने किया, कैसे हुआ। तो ये तय पाया गया कि कम उम्र के यानी नौजवान लड़के जो आवारा किस्म के हैं या जो लड़के नशे के आदी हैं, उनको एक एक करके थाने पर बुलाया जाए, उनसे पूछताछ की जाए और कौन कौन नशा करता है, इस तरह की गंदी आदतें किसने पाल रखी हैं। क्योंकि कहीं से शुरू करना था, बिना सूचना के आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये भी कहा गया कि स्कूल में जहाँ ये पढ़ती है, इसके साथ का तो बच्चा बहुत कम उम्र का होगा, लेकिन इससे सीनियर बच्चा अगर वहाँ कोई हो जिसकी आम शोहरत बहुत अच्छी नहीं है, उसको भी थाने पर लाकर उससे पूछताछ की जानी है। थाने पर 10-15 लड़के लाए गए, पूछताछ शुरू हुई और फिर जब ये लगा कि नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं है, तो
हिदायत देकर उनको उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया कि जब तक कहा नहीं जाए ये घर पर ही रहेंगे और जब भी ज़रूरत पड़ेगी थाने पर उपस्थित होंगे ताकि आगे की विवेचना की जा सके। इतनी सारी एक्सरसाइज होते होते भोर हो गई, करीब 3-4 बज गए, लेकिन कोई बात बनी नहीं। पूरा गांव भी जग रहा था। सारे पुलिस वाले जो गांव में लोगों से बातचीत करने गए थे वो बातचीत कर रहे थे। थाने पर अधिकारीगण मौजूद थे। उसी समय थाने पर जो सादे में लगाया गया पुलिस बल था, उनमें से 2 सिपाही आ गए। उन्होंने बताया कि 2 लड़के जिनकी उम्र 18-20 के आसपास है, वो गांव के ही परचून के दुकान पर इस लड़की को पिछले 5-6 दिनों से कभी टॉफ़ी, कभी चॉकलेट, कभी चिप्स ये दिलाया करते थे। ऐसा परचून की एक दुकान वाले ने उनको बताया है। उसका ये कहना था कभी दोपहर में कभी शाम में ये लड़की आती थी, वो दोनों लड़के इसके साथ होते थे। फिर वो जो कहती थी, चिप्स या टॉफ़ी या चॉकलेट जो भी कहती थी वो उसको दिला दिया जाता था और वो लड़की चली जाती थी। दुकानदार उनमें से एक का नाम भी बता रहा है, लेकिन दूसरे को वो सिर्फ पहचानता है, अच्छी तरह पहचानता है, नाम उसका नहीं बता पाया। उसी दुकानदार ने बताया कि गांव का लड़का मुरारी गंगवार, जिसके पिता का नाम सुंदर गंगवार था, वो उस लड़की को पिछले 5-6 दिन से लगभग रोज कुछ न कुछ दिलाया करता था। सीओ नवाबगंज और इंस्पेक्टर को ये समझते देर नहीं लगी कि क्या हुआ होगा, क्योंकि ये सूचना बहुत इम्पॉर्टेंट थी। जब रोज़ एक छोटी बच्ची को और उसकी पसंद की चीज़ें कोई 2 उससे उम्र में बहुत बड़े लड़के दिला रहे हों तो बात क्या हुई होगी। मुरारी गंगवार को तुरंत ढूंढा गया, घर पर नहीं मिला। परेशान पुलिस ने पूरे घर को उसके थाने पर बुलवा लिया। एक एक करके उसकी रिश्तेदारियां, नातेदारियां, जानकारियां जहां जहां रही हैं उनको बुलाया गया। उनका नाम पता नोट किया गया और सब जगह पुलिस टीम भेजी गई। आखिर भोर होते होते वो अपने रिश्ते की एक बुआ के यहाँ दूसरे गांव में मिल गया। थाने पर लाया गया। पहले तो उसने तमाम और अपराधियों की तरफ किस्सा कहानी सुनाना शुरू किया कि मैं तो बाज़ार गया था, उसके बाद दूसरे गांव में जागरण था, वहाँ गया था, और तमाम दूसरे बहाने। बताई गई जगहों पे पुलिस टीम को भेज के उसकी बात को वेरीफाई किया गया तो उसकी तीनों बातें गलत पाई गईं। जैसे ही पता लगा कि अपनी लोकेशन या अपने बारे में, घटना के दिन के बारे में सारी बातें गलत बता रहा है, श्रेणीबद्ध पूछताछ अपने आप शुरू हो गई। जो भी वहाँ मौजूद था, जो पूछताछ कर रहा था, उसने अलग अलग श्रेणियों की पूछताछ शुरू कर दी और बहुत जल्दी ही सत्यबोलक यंत्र का नंबर भी आ गया। और सत्यबोलक यंत्र के बारे में कभी सागर अग्रवाल जी ने लिखा था कि सत्यबोलक यंत्र की बात निराली, जिससे गूंगा भी गाए कव्वाली। ये बात बिल्कुल सही निकली। सत्यबोलक यंत्र के प्रयोग के थोड़ी देर बाद ही उसने सबको रोका कि कुछ मत करिए, मैं सब बताता हूँ। उसने बताना शुरू किया कि उसके साथ उमाकांत, राजा राम का लड़का जो गांव का ही है, ये दोनों दोस्त हैं। दोनों की उम्र तकरीबन 18-20 साल है और इन्होंने अभी हाल में ही नशा करना शुरू किया और दोनों को चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने की लत लग गई थी। वो कहीं न कहीं से चिप में लोड करा के चाइल्ड पोर्नोग्राफी ले आते थे और एक साथ बैठकर देखते थे। इस बच्ची हेमा पर, जिसका नाम मैंने बदल के आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, इस बच्ची हेमा पर 15 दिन पहले इन दोनों की नज़र चली गई। वो मुरारी को जानती थी, हालांकि रहने वाले दोनों उसी के गांव के थे, लेकिन मुरारी को जानती थी, उमाकांत को नहीं जानती थी। वो रोज़ शाम के समय ये लोग आसपास मंडराया करते थे और इनके पास आ जाती थी कि आज हमें चॉकलेट दिलाइए, आज हमको, जो कुछ भी कहती थी वो उसको दिला देते थे। जिस दिन की घटना है उस दिन उसने जिद की कि हमें कोका कोला पीना है। फिर उसने ये बताया कि हम लोगों ने कहा कि कोका कोला गर्मी में, मुरारी ने कहा कि गर्मी में पिया जाता है, इस समय ठंडक का मौसम है, जनवरी का महीना था, इस समय नहीं पिया जाता। उसने कहा नहीं, मुझे पीना है। उसने कहा अच्छा ठीक है, दूसरे गांव की दुकान में मिलेगा, यहाँ कोका कोला नहीं मिल पाएगा, वो फ्रिज में रखा जाता है। कुछ इस तरह का बहाना बनाया और वो दोनों
और वो बिल्कुल चुपचाप उनके साथ चली गई, क्योंकि उसे कोका कोला पीना था। वो दोनों उसे गांव के बाहर ले गए और फिर किसी बहाने से उसे खेत के बीच में ले गए। दोनों ने फिर उसके मुंह में कपड़ा ठूस के बारी बारी बलात्कार किया। उसकी आवाज़ ना आए, चिल्लाए नहीं, भागने की कोशिश न करे, इसके लिए उसका हाथ भी बांध दिया। उसके बाद मुरारी ने बताया कि 1 घंटे बाद ऐसा लगा कि जैसे वो मर गई हो, लेकिन उमाकांत उसके बाद भी नहीं माना और उसके साथ गलत काम करता रहा। सवेरा होने के पहले दोनों अपने अपने घर चले गए। सवेरा होते ही उन्होंने ध्यान दिया कि उनके कपड़ों में बहुत ढेर सारा खून लगा है। कपड़े फौरन उतार के एक पॉलीथीन में बंद करके जानवरों के जो बाड़ा होता है उसमें भूसे में गाड़ आए। तब तक थाना नवाबगंज में इस संबंध में FIR अंकित हो गई थी। मृतका के पिता की तरफ से मुकदमा अपराध संख्या 50/16, धारा 302, 201, 376 IPC, 325 SC/ST एक्ट और 4 पॉक्सो एक्ट में FIR लिख ली गई थी। उमाकांत भी मिल गया। दोनों का परिवार घर में ताला बंद करके गांव छोड़कर भाग गया। दोनों को गिरफ्तार किया गया। गांव में भारी आक्रोश था दोनों के प्रति। सुरक्षा का पूरा इंतजाम करके उन्हें जेल भेज दिया गया। विवेचना, चूंकि पॉक्सो की गंभीर विवेचना थी, क्षेत्राधिकारी को करनी होती है, डिप्टी SP को, तो उसकी विवेचना उस समय के CO नवाबगंज नरेश कुमार ने संपादित की और 25 फरवरी 2016 को चार्जशीट नंबर 26 में तमाम साक्ष्यों अभिलेखों के साथ न्यायालय में सुपुर्द कर दिया। उसके बाद असली खेल शुरू हुआ। 2016 की फरवरी में चार्जशीट सबमिट होने के बाद और कोर्ट में, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मुकदमा चलना था, सुनवाई होनी थी, लेकिन कोई गवाह निश्चित तारीख पर समय पर उपस्थित नहीं हो पा रहा था। पुलिस के गवाह भी नहीं आ रहे थे और जो प्राइवेट गवाह FIR में लिखे गए थे, विवेचना में लिखे गए थे, वो भी नहीं आ रहे थे। और फिर वही पुरानी बात, तारीख पर तारीख लगती जा रही थी। धीरे धीरे लोग और पुलिस दोनों इस घटना को भूलते जा रहे थे। मृतका के परिवार पर मुकदमे की पैरवी न करने का भारी दबाव था। घूम टहल के जो लोग उसके पास आते थे पैरवी के लिए, उनके परिवार के पास, माँ बाप के पास, वो यही कहते थे कि जो होना था हो गया, बच्ची को वापस नहीं लाया जा सकता, बच्चों से गलती हो गई, सभी गांव के हैं, कोई गैर नहीं है। इस तरह की तमाम बातें उनको समझा के, डरा के, धमका के, पैसे का लालच दे के मुकदमे की पैरवी न करने की जुगत लोग बनाने लगे। वकीलों ने पूरा साथ दिया। हर डेट पर वही डेट, अगली तारीख, लंबी तारीखें लेने लगे, क्योंकि मुकदमे के संबंधित गवाह को उपस्थित कराने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। कोर्ट पुलिस को सम्मन भेजती है थाने पर कि फ़लाँ आदमी को फ़लाँ अपराध के ट्रायल के सिलसिले में फ़लाँ तारीख को मेरे न्यायालय में उपस्थित कराया जाए। इसलिए लोग पुलिस के पास आते भी थे। इस तरह की 3-4 और घटनाएं मेरे संज्ञान में आईं जब मैं DIG रेंज हुआ 2019 में कि साहब 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, पुलिस गवाह नहीं उपस्थित करा रही है। ये आरोप सामान्य रूप से पुलिस पर लगते हैं और ये कहा जाता है कि पुलिस की साठगांठ है। इस वजह से पुलिस टाइम बाय कर रही है। 4 से 10 साल अगर गवाह नहीं उपस्थित होंगे, गवाहों के साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी, गवाह हो सकता है इस बीच में किसी बीमारी से या और अन्य कारणों से उनकी मृत्यु हो जाए, तो हमारा मुकदमा अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो ये शिकायत जब हुई कि साहब 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, तो SPs यानी अपने SSP रेंज के 4 SSPs के एक मीटिंग में मैंने इस समस्या का जिक्र किया कि भाई इतने लंबे समय से ट्रायल पर मुकदमे हैं, गवाह उपस्थित नहीं हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, पीड़ित या पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा है। आप ऐसा करें कि ऐसे महिला उत्पीड़न के
जिसमें नाबालिग बच्चियों के साथ घटना हुई हो या किसी महिला के साथ गंभीर घटना हुई हो, चार्जशीट सबमिट हो गई हो, 5 साल से ट्रायल उसका हो रहा हो लेकिन किसी रिजल्ट तक न पहुंच रहा हो, गवाह उसके उपस्थित न हो रहे हों, इनकी एक सूची सबमिट करिए। हमारे चारों एसएसपीज़ ने ऐसे मुकदमों की सूची जो 5 या 6 साल से इस तरह की महिला संबंधी गंभीर अपराधों की वो जो मुकदमे चल रहे थे उनकी सूची सबमिट की। उनमें से ज़्यादा मुकदमों की को एक साथ पैरवी कराने में फिर वही बात हो जाती है, उलझ के रह जाता है आदमी। तो उनमें से 10 मुकदमे छांटे गए और एक मुकदमा एक डिप्टी एसपी को पैरवी के लिए दिया गया कि आप न्यायालय से बात करेंगे, निश्चित डेट पर निश्चित गवाह को इंश्योर करेंगे कि वो अदालत में उपस्थित हो और अपने डीएम से रिक्वेस्ट करेंगे जाकर कि इस जो सूची में 10 अपराधों की जो सूची बनाई गई थी उसमें हर ट्रायल के लिए एक एक शासकीय अधिवक्ता, गवर्नमेंट लॉयर, उसको नामित करें और उसकी जिम्मेदारी फिक्स करें। क्योंकि कभी शासकीय अधिवक्ता दूसरी अदालत में चले गए और कह दिया साहब इसकी अगली तारीख लगा दी, कभी गवाह नहीं आए, कभी मुलजिमों का जो वकील है उसने कोई और बहाना बना दिया। ये सब जो लोग वकालत के पेशे में हैं या जो न्यायालय को अच्छी तरह जानते हैं, ये बहुत ढेर सारी टैक्टिक्स होती हैं जो वकील जो जिसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही एसएसपीज़ ने किया, डीएम से रिक्वेस्ट करके इन सभी 10 मुकदमों के जो अलग अलग जिलों के थे उनके लिए शासकीय अधिवक्ता नामित कराए, जिनकी जिम्मेदारी फिक्स की गई कि जब वो समय से उनके पास गवाह आ जाएं, वो उनको घटना के बारे में सब चीज़ों से कि क्या सवाल उनसे पूछे जा सकते हैं तैयारी कराएं और फिर वो उनकी गवाही अदालत में प्रॉपर कराएं। न्यायालय में ये मुकदमा एसटी नंबर, ये न्यायालय का नंबर होता है, न्यायालय का जो क्राइम नंबर होता है वो थाने का नंबर होता है। एक बार चार्जशीट जो सबमिट कर जाए तो न्यायालय उसमें अपना सीरियल नंबर देती है, तो वो एसटी नंबर 46/16 पर दर्ज हुआ चार्जशीट सबमिट होने के बहुत दिनों बाद। एसपीज़ के अनुरोध पे डीएम ने पैरवी के लिए इस पर्टिकुलर केस के लिए शासकीय अधिवक्ता सचिन कुमार जायसवाल को नामित किया और उनकी मदद के लिए सचिन कुमार जायसवाल जी ये डिस्ट्रिक्ट जिला शासकीय अधिवक्ता थे और दूसरे शासकीय अधिवक्ता रतिराम राजपूत को भी नामित किया गया। ये बात मई-जून 19 की है। और सीओ नवाबगंज को ये जिम्मेदारी दी गई कि न्यायालय से शासकीय अधिवक्ताओं से बातचीत करके किस गवाह को कब उपस्थित कराना है, समय से उपस्थित कराएं, ये उनकी जिम्मेदारी है। फेलिंग विच डिसिप्लिनरी एक्शन उनके विरुद्ध जो विभागीय कार्रवाई है वो की जाएगी अगर ऐसा नहीं कर पाते तो। ये मुकदमा एडीजे 9 बरेली की कोर्ट में चल रहा था जब शासकीय अधिवक्ता इस पर्टिकुलर केस के लिए नामित हो गए। दोनों नामी गिरामी शासकीय अधिवक्ता थे। सीओ नवाबगंज को नामित किया गया कि वो गवाहों को समय पर ले आएंगे। तो एडीजे 9 के न्यायालय में हर तारीख पर गवाह उपस्थित होने लगे। पुलिस उनको एक दिन पहले ब्रीफ कराती थी, शासकीय अधिवक्ता उनसे जो संभावित सवाल हैं उनके बारे में बताते थे और फिर कोर्ट के सामने पेश करा के डिफेंस का लॉयर उनसे जो पूछता था उसका वो जवाब देते थे। और इस तरह से कुल 37 डेट लगी मई-जून से लेकर दिसंबर के बीच में और कुल 12 गवाहों की गवाहियाँ हुई। उनका विधिवत परीक्षण कराया गया। गवाही टालने के लिए जो तिकड़में लगाई जाती हैं वो मना की गई। न्यायालय ने उसको माना नहीं क्योंकि पैरवी करने के लिए वहाँ पर सर्किल अफसर और दो गवर्नमेंट काउंसिल्स भी मौजूद रहा करते थे। सभी गवाहों ने जो साक्ष्य दिए गए थे केस डायरी में, जो चार्ज फ्रेम किया गया था उसमें जो चार्जेस थे, उन सब के पक्ष में या उनको सबको प्रमाणित कराया और 10 जनवरी 2020 को माननीय न्यायालय एडीजे 9 ने अभियुक्त मुरारी गंगवार और उमाकांत गंगवार को फांसी की सजा दे दी। इसी के साथ दोनों पर 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। आज की घटना में निरीह बच्ची
दो काम पिपासुओं कामांध राक्षसों की भेंट चढ़ गई। पर थोड़ी सी चूक यहाँ बच्ची के माँ बाप और बड़े बुजुर्गों से भी हुई। बच्ची अगर कई दिन से दूसरों का दिया हुआ चिप्स, टॉफ़ी या कोई और खाने का सामान लेकर घर आ रही थी तो उन्हें पूछना चाहिए था कि किसने दिया। उन्हें पता लगाना चाहिए था कि कौन है, जब मैंने पैसा नहीं दिया तो ये कहाँ से लेके आ रही है। और अगर घर वालों ने या उनके माँ बाप ने ये पूछताछ की होती और उन दो लड़कों के पास तक पहुंचकर ये टोका टाकी की होती कि बच्चे की आदत क्यों ख़राब कर रहे हैं, क्यों देते हैं, क्या वजह है, तो शायद इस घटना को टाला जा सकता था, रोका जा सकता था। दूसरी बात ये कि इस तरह की अगर घटना हो गई, जिस घटना को जिस समय ये हमने शुरू किया अधिकारियों के निर्देश पर भी कि इस तरह की घटनाओं की प्रॉपर पैरवी करा जाए, तो उस समय जो घटना के समय जो अधिकारी थे वो जहाँ जहाँ पोस्ट थे उनको बुलाकर घटना के बारे में पूरी बात समझी थी। किस तरह से दिल को हिला देने वाली का वो सीन था, वो मंजर था। महिला कांस्टेबल्स ने बताया कि साहब देखा नहीं जा रहा था। और ऐसी घटना के बाद भी गवाहों का ना आना, वकीलों का समय से उपस्थित न होना, प्रॉपर पैरवी न करना, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को हर हाल में इस तरह के केसेस की, वैसे तो सभी केसेस की पैरवी करनी चाहिए, लेकिन ऐसे केसेस की ज़रूर पैरवी करनी चाहिए ताकि जो इसका आउटकम हो, जो इसमें सज़ा मिले, वो दूसरों के लिए सबक हो, दूसरों के लिए डिटेरेंट हो। क्योंकि किसी भी घटना में अगर न्याय में विलंब होता है तो वो पीड़ित के साथ अन्याय है। हमें उम्मीद है कि आप लोग भी मेरी बात से सहमत होंगे। अगर आपको अन्यथा कोई और बात इसमें समझ में आती है तो आप ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।